हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशना तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल कैलिबर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इंटेलिजेंस का जो चैप्टर चल रहा है उसका नया टॉपिक जो कि है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। आपकी जो क्लास 8th थी उसमें हमने कुछ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा कि इंटेलिजेंस क्या क्या होता है, किससे जो इंटेलिजेंस का जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था। एल्फ्रेड बिने ने कितने कंसेप्ट दिए थे, उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है 1905 में वो एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। उन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट जो है उनको उनका इंटेलिजेंट टेस्ट का जनक कहा जाता है। तो हमने दो तीन चीजें इसमें पढ़ ली थी क्लास 8th में कि एल्फ्रेड बिने ने क्या क्या काम किया है इंटेलिजेंस को लेकर। उसके बाद में विलियम स्टर्न का क्या काम रहा है। लुइस स्टर्मन ने 1916 में जो है बुद्धि लब्धि का जो इंटेलिजेंट कोशेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको दिया था। तो ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने क्लास के एंड में आप लोग को बताया था कि जो आपका नया टॉपिक होने वाला है इंटेलिजेंस चैप्टर का वो है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। इसको हम समझने वाले हैं कि इसके क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है और क्यों ये टॉपिक आप लोग को पढ़ना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोचना या थिंकिंग करना। अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है, जैसे कि मल्टीपल सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम का जो जब हम मल्टीपल सोल्यूशन निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ये क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पूछे जाते हैं। तो क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है, जब हम आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज जाकर रीजनिंग लगाएं, तर्क लगाएं या मेटा कॉग्निशन हम कह सकते हैं इसको, तो वो है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को हिंदी में जो है सृजनात्मकता बोलते हैं। और इंटेलिजेंस को आप लोग समझ चुके हो कि इंटेलिजेंस का अर्थ है बुद्धि, मतलब इन्वायरमेंट में कोई चीज जो हमारी योग्यता है उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं और रीजनिंग लगाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये किससे होता है, आपके इंटेलिजेंस से होता है, आपकी बुद्धि से ये सारी चीजें जो है प्रभावित होती हैं। तो आप समझ चुके हो कि इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है और क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है। तो इसमें हम और जो है अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। तो अगर डिफिनेशन की बात करें कि researchers have found that the relationship between the creativity and intelligence is positive। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कई बार जो है पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, निगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव। तो आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि क्रिएटिव जो बच्चा होता है वो इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन हर एक इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है। ये चीज जो मैंने अभी लाइन बोली है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है, ये आप आगे चल के हम इसको अच्छे से समझेंगे कि क्यों ऐसा मैंने कहा है और क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो आपने पढ़ा था कि लुइस स्टर्मन ने 1916 में जो है आईक्यू का फॉर्मूला दिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आईक्यू है इसको हम मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके एक इंडिविजुअल की या एक पर्सन की आईक्यू, उसकी बुद्धि लब्धि का पता कर सकते हैं कि वो एवरेज है, डल है, सुपीरियर है, गिफ्टेड है। ये चीज हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला लुइस स्टर्मन ने 1916 में दिया था। आप ये फॉर्मूला लगाकर ये पता कर सकते हो। और जो स्टैनफोर्ड बिने ने जो स्केल दी हुई थी इंटेलिजेंस की स्केल, उसमें आप जाकर पता कर सकते हो कि जिसका जो आईक्यू है वो 140 प्लस है वो बच्चा क्या कहलाता है, गिफ्टेड बच्चा कहलाता है। तो ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें कवर कर लिया था। तो हम बस ऐसे एक जस्ट बताना चाहते हैं कि जो टर्मन है उन्होंने इंटेलिजेंस को जो है इंटेलिजेंस के लिए कितना, मतलब इसके फील्ड में कितना काम किया है। उसके बाद उन्होंने 1916 में तो फॉर्मूला दिया, फिर उन्होंने 1920 में कहा कि
हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता। ये जो लाइन थी, ये जो कोट था, वो किसका था? ये लुइस टर्मन जी का था, जिन्होंने कहा कि जो है हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा जो है वो क्रिएटिव हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि हाई आईक्यू जैसे कि मैथ है, मैथ में वो बच्चा इंटेलिजेंट है, साइंस में अच्छा है, तो वो ये थोड़ी ना हो सकता है कि वो हर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन जानता हो या वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता हो, अपसारी सोच रखता हो। ये जरूरी नहीं है। मतलब कि अर्थात हर एक हाई आईक्यू वाला जो बच्चा है वो रचनात्मक हो, ये जरूरी नहीं है। तो हम समझते हैं कि ऐसा क्या है क्रिएटिविटी में कि क्रिएटिविटी जो है मतलब हर एक इंटेलिजेंस जो बच्चा है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, और हर एक क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंस हो सकता है। तो उसके क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं, पहले हम उनको समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रिएटिविटी किसको कहते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिविटी के जो तत्व हैं, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, वो 4 जो है एलिमेंट्स हैं इसके। पहला है आपका फ्लुएंसी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है ओरिजिनलिटी, और चौथा है आपका इलेबोरेशन। ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स है लचीलापन, ओरिजिनल जो है मौलिकता, इलेबोरेशन का मतलब है विस्तार। इसको आप एक निमोनिक्स से याद कर सकते हो। ये आपका जो है निमोनिक्स है FFOE, ये आपका क्या है? ये आपका निमोनिक्स है। इससे आप इसको याद कर सकते हो कि जो क्रिएटिविटी है इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं FFOE, मतलब फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है और इलेबोरेशन है। जैसे कि जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसके जो फ्लुएंसी है, उसके जो बात करने की जो फ्लुएंसी है, वो धारा प्रवाह बहुत ज्यादा अच्छी होगी। उसके बातों में, उसके विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ओरिजिनलिटी, वो हमेशा ओरिजिनल बातें करेगा, ओरिजिनलिटी पर मतलब मौलिकता पर आधारित बातें करता है। इलेबोरेशन, विस्तार से किसी चीज को जो है विस्तार से समझना या विस्तार से उस चीज की व्याख्या करना, या हम कहें एक जो है क्वेश्चन है उसके मल्टीपल आंसर्स को जो है सोचना कि ऐसे भी ये हो सकता है या इस तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्रिएटिव बच्चा कहलाता है या क्रिएटिव इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक है। ये चीज आप समझ चुके हो कि क्रिएटिविटी के कितने एलिमेंट्स होते हैं। उसके 4 एलिमेंट्स है। इसके निमोनिक्स आप याद कर लेना कि FFOE से इसका जो है हम याद कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को। उसके बाद अगर हम बात करें जेपी गिलफर्ड की, तो जेपी गिलफर्ड ने थिंकिंग, जो हम सोच रखते हैं, कैसे हमारे विचार हैं, उनको 2 भागों में बांटा है, 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, जो कि है पहला आपका है डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। पहला कौन सा है? पहला है डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? अपसारी सोच रखना। मतलब कि एक क्वेश्चन के जब हम मल्टीपल आंसर्स देते हैं, मल्टीपल रीजनिंग लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, ये इसके जो है मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2+2, तो 2+2 ये क्या होता है? 4 होता है। ये फैक्ट है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, मतलब कि इसका आंसर जो है एक ही हो सकता है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि आप पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हो, तो इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो मल्टीपल सॉल्यूशन है। तो ये कहा जाता है हमेशा कि बच्चों के अंदर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो है आप डाइवर्जेंट थिंकिंग का विस्तार करो, डाइवर्जेंट थिंकिंग लेकर आओ, ताकि वो चीजें ज्यादा से ज्यादा सोच सकें, ज्यादा से ज्यादा तर्क कर सकें। ये चीज समझ में आ गई कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग अच्छी नहीं होती है रिलेटेड टू टीचिंग। ठीक है। रिलेटेड टू टीचिंग जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो हमेशा अच्छी होती है बच्चों के लिए, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो अच्छी नहीं होती है। ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन जहां पे आपको लगे कि डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है ये ज्यादा जो है, इसका जो पॉइंट है ये ज्यादा उभर कर आ रहा है, तो आप उस आंसर को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को से ज्यादा रिलेट करता है। उसके बाद में अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, तो इसका मतलब होता है अभिसारी सोच।
जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, और एक जो है एमसीक्यू, जैसे एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप अगर बच्चों को देते हो तो ये क्या है, ये जो है एक क्लोज एंडेड प्रश्न हो गया। फिर लिमिटेड सोल्यूशन, इस जो प्रॉब्लम है इसका लिमिटेड सोल्यूशन होता है। कन्वर्जेंट मतलब जैसे हम कहते हैं ना, सेंटर टू पेरीफेरी जाना या पेरीफेरी टू सेंटर आना, जैसे पेरीफेरी टू सेंटर आना, ये है आपका जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब हम कई क्या नाम है, लिमिटेड सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। उसके बाद में जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसके मल्टीपल सोल्यूशन, हम कोई मतलब कई तरीके से सोल्यूशन जो है उसके कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में मेन जो डिफरेंस किसका है, उसमें क्लोज एंडेड प्रश्न होता है डाइवर्जेंट पे, इसमें डाइवर्जेंट में जो है ओपन एंडेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कन्वर्जेंट में क्लोज एंडेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कन्वर्जेंट में आपके जो एमसीक्यू हैं, ऐसे ये जो है बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो है आपके कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएंगे जिसके जो है वो ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग लगा सके। इसमें कन्वर्जेंट में लिमिटेड सोल्यूशन होता है, उसमें डाइवर्जेंट सोल्यूशन होता है। तो इसमें 2-3 डिफरेंसेस है जिसको जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्यों हम अलग करते हैं, जेपी गल्फर्ड ने इसको मतलब किस किस बेस पर अलग किया है। तो ये चीज याद रखना। बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछता है, कई बार यही पूछ लेता है कि जो थिंकिंग है उसको किसने जो है दिया है। तो जेपी गल्फर्ड ने थिंकिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। अब एक चीज हम और पढ़ते हैं जो कि है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है, या हम कहें एक इंडिविजुअल या एक जो है बच्चे की बात करें तो वो क्रिएटिव नहीं होगा, लेकिन हर एक क्रिएटिव बच्चा जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूर रखता है। वो क्या रखता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है जरूर रखता है। अब ये कैसे बात हुई, जैसे कि आप कई तरीके से एक जो है एक क्वेश्चन के या एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन सोच लेते हो आप, तो जरूरी नहीं कि आप क्रिएटिव हो, ये जरूरी नहीं कि आप क्रिएटिव हो, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, आप फ्लुएंसी रखते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, इनोवेशन है आपके अंदर, तो आप क्रिएटिव हो। तो आप क्रिएटिव हो इसका मतलब है कि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हो। समझ में आ गई बात कि आखिर ये क्या कहना चाहता है कि जो भी बच्चा जो है जिसके अंदर फ्लुएंसी है, धारा प्रवाह है, बात करने की जो है, जो उसकी जो क्या कहते हैं ना, जो बात करने की जो प्रवाह है वो अटकता नहीं है किसी चीज में, तो क्या हुआ, ये फ्लुएंसी हो गया। वो मौलिकता पर बातें करता है, इलोबरेट करके बातें करता है, विस्तार करके बातें करता है, तो वो क्या हो गया, वो आपका क्रिएटिव बच्चा हो गया। तो क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग अवश्य रखता है, लेकिन हर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग रखने वाला बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं अब आगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको कहते हैं, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे किसको कहते हैं। आपने जो है क्लास 8 में पढ़ा था कि जो एल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने स्केल दी हुई थी जो है इंटेलिजेंस की, उन्होंने बताया था कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो जिनका IQ 140 प्लस है वो बच्चे क्या होते हैं, वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो गिफ्टेड बच्चे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंटेलेक्चुअल ब्राइट, दूसरा होता है आपका टैलेंटेड, और तीसरा होता है क्रिएटिव। अब ये क्या हुआ, गिफ्टेड बच्चे जो है हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये बच्चा जो है क्या है, गॉड गिफ्टेड है। हम उसी बच्चे को गॉड गिफ्टेड नहीं कह सकते जो मैथ में अच्छा हो, जो साइंस में अच्छा हो, जो GS में अच्छा हो, उसको हम गॉड गिफ्टेड नहीं कह सकते। हम जो बच्चा टैलेंटेड है उसको भी गिफ्टेड कह सकते हैं, जो बच्चा क्रिएटिव है उसको भी गिफ्टेड कह सकते हैं। तो अगर हम इंटेलेक्चुअल ब्राइट बच्चे की बात करें जिसका IQ जो है 140 प्लस है, उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो उसमें हम आइंस्टीन को ले सकते हैं कि उनका जो IQ लेवल था वो 140 प्लस था। उसके बाद में अगर हम टैलेंटेड में लें तो सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं। इनका मतलब ये क्या थे, ये टैलेंटेड थे, तो ये भी गॉड गिफ्टेड हुए, ये भी एक गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर आते हैं, गिफ्टेड पर्सन के अंदर आते हैं। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें या क्रिएटिव बच्चों की बात करें, क्रिएटिव इंडिविजुअल की बात करें, तो हम MF हुसैन को ले सकते हैं कि ये जो है क्या थे, ये क्रिएटिव थे। तो ये क्या हो गया,
ये जो चीजें हैं ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के या गिफ्टेड पर्सन के जो है एग्जाम्पल्स हैं कि इंटेलेक्चुअल ब्राइट में हम किसको काउंट कर सकते हैं, टैलेंटेड में किसको काउंट कर सकते हैं, क्रिएटिव में किसको काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज समझ चुके हो कि जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन केवल वही नहीं होता जो इंटेलेक्चुअल ब्राइट हो, टैलेंटेड भी जो है गिफ्टेड हो सकता है, क्रिएटिव भी गिफ्टेड हो सकता है। ठीक, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको एनरिच्ड करिकुलम चाहिए, है ना, जो उनकी जो पाठचर्या हो या हम कहें जो सिलेबस हो उनका, वो क्या होना चाहिए, वो समृद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब उनका गिफ्टेड चिल्ड्रन को जब समृद्ध पाठचर्या या एनरिच्ड करिकुलम की जो आवश्यकता होती है, जब आप उनको वो दोगे तो उनका जो इंटरेस्ट है, जो चीजों को या चैलेंजिंग टास्क को जो करना उनका जो इंटरेस्ट है, तो वो सही से वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनको इनरिच्ड करिकुलम देना चाहिए, सही से उनके हिसाब से उनके लेवल पर जाकर उनको पाठचर्या या उनका जो करिकुलम है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि जो उनका इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट किन चीजों में रहेगा, जो भी चैलेंजिंग टास्क होगा उनका इंटरेस्ट उसी चीज में रहेगा, तो वो सही से या उनका जो कह सकते हैं ना कि उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि इनरिच्ड करिकुलम हमें देना चाहिए। और जो इंटेलेक्चुअल ब्राइट बच्चे रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको हॉट्स जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो कंटेंट होते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें उनको उनके लिए वो चीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये आपने पढ़ा कुछ कि गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कैसे काम करती है, ये चीज आज हमने अपने क्लास में पढ़ लिया है। अब जो आपकी ये नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो है कैसे रेंजुली का जो 3 रिंग मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेंजुली के जो 3 रिंग मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका जो कॉग्निशन एंड इमोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉग्निशन और इमोशन के जो है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अरस्तु ने एक कोट कहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है अपने आपके जो है नेक्स्ट जो वीडियो है 10th क्लास उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर, और ये अगर आप लाइन से देखोगे क्योंकि आपका जो चैप्टर है इंटेलिजेंस का वो 8th क्लास से स्टार्ट हो चुका है, ये आपकी आज नेक्स्ट क्लास है 9th जिसमें हमने उसके टॉपिक को कवर किया है। अब इसकी जो पहले जो है 10th क्लास होने वाली है उसमें हम कुछ इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और इसके क्वेश्चंस आप मल्टीपल सॉल्व कर पाओ।